Hello everyone, I am Dr. Tabriz Anis. I am the head of the department at the Department of Medieval History in Kisan PG College, Bahraich. Today we have launched an official channel of our department. Here you will find different type of activities and education lecture as well of our department. Today I am going to present a play on the life of revolutionary freedom fighter Durga Devi, popularly known as Durga Bhabi. This play is performed by some of our talented third semester students and I hope you will like it. Respected teachers and my dear friends, a very hearty good afternoon. मैं साक्षी सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम एक ऐतिहासिक रूपांतरण के माध्यम से आप सभी का परिचय भारत की एक महान क्रांतिकारी महिला दुर्गावती देवी से कराने जा रहे हैं, जिन्हें हम इतिहास में दुर्गा भाभी के नाम से भी जानते हैं। इस रूपांतरण में दुर्गा देवी का किरदार निभा रही हैं शाइस्ता शाह, उनके पति भगवती चरण वोहरा का रोल अदा कर रही हैं रचना जायसवाल, भगत सिंह का पात्र निभा रहे हैं आशीष कुमार, नितिन कुमार जायसवाल सुखदेव व आकाश वर्मा राजगुरु का किरदार निभा रहे हैं। इसी रूपांतरण में उस्मान इंदर एवं आयुषी मिश्रा अंग्रेज पुलिस और स्वाति भी एक पुलिस का रोल निभा रही हैं। दुर्गा देवी का जन्म 7 अक्टूबर 1907 को इलाहाबाद में हुआ था। 11 वर्ष की उम्र में उनका विवाह भगवती चरण वोहरा से हो गया था। जब वे विवाह करके आई तो पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उनके पति ने उन्हें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया और जल्द ही वे पढ़ाने और पढ़ने लगी। छात्र से शिक्षक बनने का सफर उन्हें उनके पति ने ही करवाया। 1907 का समय भारतीय क्रांतिकारी इतिहास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि 1904 और 1905 में एक बहुत ही छोटे से देश जापान ने रूस को हरा दिया था, जिससे कि भारतवासियों को यह एहसास हो गया था कि वे भी अंग्रेजों को हरा सकते हैं। और इसी के साथ अनरेस्ट इन इंडिया का दौर शुरू हुआ। सीन 1। मैं कहता था ना कि हम एशियाई लोग यूरोपियों से पीछे नहीं हैं। 1896 में अबिसीनिया ने इटली को हराकर ये साबित किया है कि यूरोपीय अजय नहीं हैं, और इसी बात की पुष्टि 1905 में जापान ने रूस जैसे बड़े देश को हराकर की है। इसे हमें समझना होगा कि अब हमारे देश में भी क्रांति का युग आ गया है। लेकिन हम मुट्ठी भर लोग क्रांति लाएंगे कैसे? हम मुट्ठी भर लोग क्रांति लाने के लिए हमारे अंदर एकता, साहस और हिम्मत ही काफ़ी है। लेकिन क्रांति को प्रभावी करने के लिए साहस ही नहीं बल्कि दृढ़ शक्ति और संगठन की जरूरत है, जिसके द्वारा हमारी आम जनता जागरूक हो सके। दुर्गा देवी का घर सिर्फ एक घर ही नहीं था, वो राजनीतिक गतिविधियों और क्रांतिकारी विचारधाराओं का एक गढ़ था। सीन 2। इसी घर के आंगन में जहां दुर्गा देवी बच्चों को पढ़ाती थी, वहीं अंदर कमरे में वोहरा और उनके दोस्त बम बनाने के विभिन्न प्रयासों में लगे रहते थे। वोहरा ने दुर्गा देवी को उस समय तमंचा पकड़ा दिया था जब इस देश में औरतों की स्थिति अच्छी नहीं थी, और धीरे धीरे वो इन क्रांतिकारी खुफिया कामों से कब जुड़ गई पता ही नहीं चला। शायद क्योंकि वो एक गृहिणी थी, एक माँ थी और एक शिक्षिका थी, इसीलिए इस शक के दायरे से वो बाहर थी, और इसीलिए उन्हें एक जासूस के जैसे खुफिया काम दिए गए, और अब उनके घर का कोई ऐसा कोना नहीं था जहां आज़ादी का काम नहीं चल रहा था। 1925 में सचिन सान्याल ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी बनाई और उसके घोषणा पत्र का नाम रेवोल्यूशनरी रखा, जिसे क्रांतिकारियों ने पूरे देश में छुप के जगह जगह बांटा और लगाया। सीन 3। क्या उस दिन गोली इंदर को लगी थी, लेकिन उसका जहर सभी के अंदर प्रतिशोध बनकर घुल रहा था। 1928 में साइमन कमीशन भारत को उत्तरदायी शासन प्रदान करने के लिए अधिनियम की समीक्षा हेतु भारत आया। कांग्रेस ने इसको श्वेत कमीशन का नाम दिया, क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय शामिल नहीं था। इसीलिए पूरे देश में इसका विरोध हुआ और साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। पंजाब में इस विरोध की अगुवाई लाला लाजपत राय कर रहे थे, जहां उन पर लाठीचार्ज हुआ और उनकी मृत्यु हो गई। सीन 4। अंग्रेजों ने तो बर्बरता की सारी हदें पार कर दी। क्या कोई किसी बूढ़े व्यक्ति को इस कदर पीटता है कि उसकी मृत्यु हो जाए?
बहुत बेवस्ता का एहसास हो रहा है। हमें कुछ करना होगा। मार डालो। क्या? लाला जी की मौत का बदला हमें लेना होगा और उसके लिए उनके हत्यारों को मारना जरूरी है। क्या कह रही हो भाभी जी? ये कैसे होगा? मैं लूंगा बदला उनसे, और ये बदला मैं स्काउट को मार कर लूंगा। मैं उनसे बदला लूंगा। हम तुम्हारे साथ हैं। इनकलाब जिंदाबाद। मुझे तुम लोगों पे गर्व है। जिस दिन स्कॉट को मारने की योजना बनाई थी उस दिन सॉन्डर्स मोटरसाइकिल पर और स्कॉट मोटर कार में थे। इस पहचान में संदेह के चलते सॉन्डर्स की हत्या कर दी गई। उस समय वोहरा कलकत्ता गए हुए थे और दुर्गा देवी घर पर अकेले ही थी। शाम को रेडियो पर खबर आई कि सॉन्डर्स की हत्या कर दी गई है और उसी के साथ यह भी कहा गया कि वे जानते थे कि ये हत्या करने वालों में एक लड़का था जिसकी छोटी दाढ़ी थी और अपराधी बहुत ही जल्द पकड़ा जाएगा। सीन 5। दरवाजा खोलो। आई। अरे वाह, भाभी मुझे नहीं पहचान पाए, इसका मतलब मैं पास हो गया। अरे भगत तुम? हाँ भाभी मैं। अरे क्या करें, पुलिस हाथ धो के हम लोगों के पीछे पड़ी है भाभी। हाँ ठीक है, सुनो। अगर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाएगा तो हम सब मारे जाएंगे। मैंने पूरी योजना बना ली है। हम आज रात ही कलकत्ता के लिए रवाना हो रहे हैं। इस योजना के चलते भगत सिंह एक साहब बने और दुर्गा देवी उनकी पत्नी। इसमें उनके साथ दुर्गा देवी का छोटा सा बेटा सच्ची भी था। सीन 6। चलो। रुको भाभी, इतने जोखिम भरे काम में बच्चे को साथ में लेके चलना ठीक होगा क्या? मेरे सच्ची को शहीद की मौत नसीब हो, इससे ज्यादा मेरे लिए खुशी की बात और क्या हो सकती है। हमें तुम पे गर्व है भाभी। एक बार ट्रेन में चढ़े तो उन्हें लगा कि खतरा टल गया है, लेकिन वो गलत थे। एक अंग्रेज अफसर को उन पर शक हो गया था और वो उनके पीछे पीछे ट्रेन में चढ़ गया और उनके दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। सीन 7। उस अफसर को लगा होगा कि एक औरत बच्चे के साथ तो इतने खुफिया काम के लिए नहीं निकलेगी और शायद इसीलिए वो उस रात चला गया। कुछ दिन कलकत्ता रहने के बाद अब उन्हें लाहौर लौटे काफी वक्त बीत चुका था और इस बीच 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली में भरी असेंबली में इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए और बम फेंके, जिसके लिए वे लोग अरेस्ट हो गए। भगत सिंह को बॉस्टन जेल में से छुड़वाने के लिए यह योजना बनी कि जिस समय भगत सिंह को पुलिस की गाड़ी में एक जेल से दूसरे जेल में ले जाते हैं उस समय वहां बम फोड़कर उन्हें छुड़वा लिया जाएगा। बम निर्माण के बाद उसे टेस्ट करने के लिए नदी के किनारे ले गए तो भगवती चरण वोहरा ने देखा कि एक बम का ट्रिगर ढीला रह गया है। जब सुखदेव और राजगुरु ने उस बम को टेस्ट करने के लिए कहा तो वोहरा ने कहा कि वे उसे खुद टेस्ट करेंगे और जब उन्होंने बम फेंका तो वह बम उनके हाथ में ही फट गया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। शाम को घर लौटने पर वैशंपायन और यशपाल के झुके हुए सर देखकर और माफी मांगती हुई आंखों को देखकर दुर्गा देवी ने ये समझ लिया कि उनके पति अब कभी नहीं लौटेंगे। वोहरा की मृत्यु के बाद दुर्गा देवी को लाहौर छोड़ना पड़ा, लेकिन उन्हें देश के लिए खुफिया काम करना जारी रखा और भगत सिंह की चाची बनकर उनसे मिलने जेल गई। जेल के अंदर भगत सिंह को पार्टी के कामों की खबर मिलती रहे और उनका मनोबल बना रहे, इसलिए वह नियमित तौर पर जेल जाती थी। वोहरा की मृत्यु के बाद भगत सिंह को जेल से छुड़वाने की संभावना भी पूरी तरह से खत्म हो गई थी। 7 अक्टूबर को जब भगत सिंह, सुखदेव
और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई तो दुर्गा देवी, वैशंपायन और यशपाल ने ठान लिया कि इस सजा के विरोध में उन्हें कोई ठोस कदम उठाना होगा, जिसके बाद दुर्गा देवी और अन्य क्रांतिकारी साथी बंबई चले गए, जहां उन्होंने बंबई के गवर्नर को मारने का निर्णय लिया। सीन 8। गाड़ी से निकलते वक्त दुर्गा देवी की साड़ी दरवाजे में फंस गई और उसका एक टुकड़ा गाड़ी में ही रह गया। उन दिनों महिला क्रांतिकारियों की संख्या कम होने के कारण दुर्गा देवी का पता लगाना अंग्रेजों के लिए मुश्किल नहीं था। 31 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी हो गई थी। इनकी फांसी से पहले ही चंद्रशेखर आजाद का इलाहाबाद में एनकाउंटर हो चुका था और प्रति की मृत्यु तो पहले ही हो चुकी थी। पुलिस को लगातार उनकी तलाश थी और उनके साथ सच्ची भी था, जो कि दरबदर की ठोकरें खा रहा था। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। बस आगे क्या करना है यह सोचने का उन्हें थोड़ा वक्त चाहिए था। सीन 9। दुर्गा देवी के आत्मसमर्पण करने के बाद उन्हें 3 साल की कैद हुई और वो जेल में रहीं। जेल से छूटने के बाद दुर्गा देवी लखनऊ में जाकर बस गई, जहां उन्होंने 4 बच्चों के साथ एक स्कूल शुरू किया, जो धीरे धीरे बड़ा हो गया। लखनऊ पब्लिशिंग हाउस के बगल में किराए में उन्होंने एक छोटा सा मकान लिया और जहां पर एक और स्कूल खोला। आज़ादी मिलने के बाद उन्होंने लखनऊ में रफ़ी अहमद मेमोरियल ट्रस्ट नाम का एक ट्रस्ट बनाया और लखनऊ मांटेसरी इंटर कॉलेज की स्थापना की, जिसके पहले अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे। दुर्गा देवी का योगदान केवल अंग्रेजों को भगाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अंग्रेजों के जाने के बाद एक नए देश के निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण संसाधन, जो कि शिक्षा है, उस क्षेत्र में भी उन्होंने बहुमूल्य योगदान दिया। अपना सब कुछ खोने के बाद भी उन्होंने हौसला नहीं खोया और इस देश की उपजाऊ भूमि को शिक्षा से सींचा, ताकि आने वाली पीढ़ी पनप सके। अंत में वह एक जासूस नहीं, बस एक शिक्षिका ही थी। धन्यवाद।